और इस वक्त जैसलमेर से एक बड़ी खबर मिल रही है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। 20 साल से अतिक्रमणकारियों ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा था। 500 बीघा जमीन पर यह अतिक्रमण हो रखा था। तो वन विभाग ने पिछले 20 साल से एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और इसकी बाजार में कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है और जमीन 500 बीघा है, उसको आज अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। वन विभाग के अंतर्गत आने वाली इस जमीन को मुक्त करवाया गया है। 20 साल से अतिक्रमणकारियों का कब्जा था, जमीन 500 बीघा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जैसलमेर संवाददाता श्रीकांत व्यास के साथ। श्रीकांत, 20 साल का लंबा अरसा था जिस पर अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था। किसकी शिकायत दी गई थी इसे मुक्त करवाने के लिए और इतना लंबा समय क्यों लगा इस जमीन को मुक्त करवाने में? जी, मैं आपको बता दूं कि वन विभाग का जो ये लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, उसका जो है वो सर्वे नहीं हुआ था, जिसको लेकर करीब 20 साल तक जो है ये अतिक्रमणकारियों के कब्जे में रही और यहाँ पर लोगों ने जो है आनंद फानंद में फसलें बोई, क्योंकि इसके पास ही जो है वो ग्रामीण खेती की जमीन है जो कि अलॉट हुई हुई है। जिसके पास 20 बीघा जमीन थी वो 50 बीघा ले रहा था और जिसके पास 50 थी वो 100 बीघा यूज कर रहा था। इसी तरह जो है वो करीब वन विभाग की जो फॉरेस्ट लैंड थी 500 बीघा जमीन जो है 20 साल तक अतिक्रमणकारियों के पास रही, जिसे आज वन विभाग की टीम ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के महकमे के साथ जो है मिलकर आज अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई अभी भी जारी नजर आ रही है। भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। बात करें जिला प्रशासन के अधिकारियों की तो वो मौजूद है, तहसीलदार वहां पर मौजूद है, साथ ही साथ जो वन विभाग के डीएफओ है जीके वर्मा, वो भी वहां मौजूद है। जीके वर्मा के नेतृत्व में 3 माह पहले जो है इसका पूरा सर्वे करवाया गया और सर्वे करवाने के पश्चात उन्हें नोटिस जारी करने की भी प्रक्रिया की गई। लेकिन सारी प्रक्रियाओं के बाद जो ग्रामीण है वो अडिग रहे अपनी बात पर और उन लोगों ने इस अतिक्रमण को मुक्त नहीं किया और न ही वहां पर जो फेंसिंग की गई थी उसे हटाया, जिसको लेकर आज डीएफओ द्वारा जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उनके नेतृत्व में आज कार्रवाई की गई, जहां भारी पुलिस जाब्ता, वन विभाग की टीमें रही और वहां पर कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर तारबंदी को हटाया जा रहा है। और जो है डीएफओ की जमीन जो कि लगभग जो है बताया जा रहा है कि 50 करोड़ की जो है वो जमीन है। 500 बीघा जमीन बहुत। श्रीकांत, अब 20 साल से इस जमीन पे कब्जा था और जमीन थी भी काफी बड़ी, 500 बीघा, और आज जब मुक्त करवाया जा रहा है तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। किसी तरीके का संघर्ष अतिक्रमणकारियों और प्रशासन के बीच? नहीं, अब तक जो है किसी भी प्रकार के संघर्ष की कोई जो है वो सूचना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए थे। तब इनका कहना था कि हम आने वाले कुछ दिनों में इस अतिक्रमण को हटा लेंगे और उसको लेकर जो ग्रामीण थे, जो काश्तकार थे, वो खुश भी हो गए थे। लेकिन अब जो है वो। जी श्रीकांत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमपी के नीमच में नारकोटिक्स ब्यूरो ने छापा मारा। छापे में 400 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। आरोपी के घर से ये 400 किलो डोडा चूरा मिला है। 8 लाख रुपए डोडा चूरा की कीमत बताई जा रही है। मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो नारकोटिक्स ब्यूरो की यह कार्रवाई है और एमपी के मध्य प्रदेश के नीमच में यह कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। 400 किलो के करीब ये डोडा चूरा बताया जा रहा है और उसकी कीमत जो है वो 8 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की यह कार्रवाई एमपी के नीमच में 400 किलो यानी कि एक बड़ी खेप डोडा चूरा की। ग्रेटर नगर निगम भ्रष्टाचार के मामले पर सियासत तेज हो गई है। अमर जवान ज्योति भाजपा के पार्षद और पदाधिकारी ने धरना दिया। इस दौरान भ्रष्ट अफसरों को बर्खास्त करने की मांग की गई। जयपुर नगर निगम में एसीबी की रेड के बाद में लगातार भाजपा जो है मुखर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर की ओर से आज जयपुर शहर में अमर जवान ज्योति पर धरना दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो कमिश्नर हैं उन पर आरोप लगे, सीधे तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। काफी पार्षद जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में यहाँ पर भाजपा के जयपुर शहर जिलाध्यक्ष, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। राघव जी, किस तरह की डिमांड है आप लोगों की और आज क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी 2 दिन पहले
एंटी करप्शन ने निगम के अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, 3 जनों को गिरफ्तार किया, 3 दिन का रिमांड दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। 2%, 3% कमीशन सीईओ के नाम पे लिया जा रहा था। हमारा कहना यह है कि ग्रेटर नगर निगम को 8 माह पूर्व आपने बीवीजी कंपनी के भ्रष्टाचार को लेकर अस्थिर करने का प्रयास किया था। आज 8 महीने बाद सीईओ के भ्रष्टाचार का पर्दापण खुला रूप से हो चुका है। हमारी मांग है या तो गहलोत अपना कथन वापस लें 0 टॉलरेंस वाला, या फिर इसको हटाकर निष्पक्ष इसकी जांच होकर दोषी कर्मियों को जेल के सीखचों के पीछे भेजें, जिससे जयपुर की जनता के साथ ग्रेटर नगर निगम न्याय कर सके। विकास का जो कार्य अवरुद्ध किया है, विकास की गंगा प्रवाहित करें। इसको लेकर ग्रेटर नगर निगम के सभी पार्षद और जयपुर शहर के पदाधिकारी आज सांकेतिक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 लोगों के साथ धरना कर रहे हैं यहाँ पे। पुनीत कर्णावत जी, आप डिप्टी मेयर है नगर निगम में, आप ही की मेयर है बीजेपी से। आप लोगों को नजर आता है जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, जब ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप लोग देख पाते हैं? अधिकारियों के भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने बार बार इस बात का संकल्प जाहिर किया, बार बार इस बात की चेतावनी दी, सरकारों को पत्र लिखा कि इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ हटाएं। पर राज्य सरकार के संरक्षण में नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। जिस प्रकार डीएलबी ने पूरे राजस्थान के स्थानीय निकायों को पंगु बनाकर सरकार के इशारे पर भ्रष्ट पदाधिकारियों को पूरे राजस्थान में लगाया, उसका नजारा आज जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में देखने को मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में स्थानीय निकायों में जो कांग्रेस के संरक्षण में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आगाज करेगी। आज उसकी शुरुआत हमने यहाँ से की है और मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्रेटर के अंदर एक भी भ्रष्ट अधिकारी को हम रहने नहीं देंगे। हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो भ्रष्ट अधिकारियों को हमारे यहाँ से हटाए। जयपुर से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में एसीबी की टीम पहुंची। एसीबी की टीम आने से निगम में हड़कंप मच गया। हाल ही में हुए ट्रैप के मामले के दस्तावेज लेने निगम एसीबी की टीम पहुंची थी। इस दौरान एसीबी की टीम ने दस्तावेज भी खंगाले। निगम ग्रेटर के एफए अचलेश्वर मीणा समेत 2 अन्य ठेकेदारों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने के बाद में एसीबी की टीम आज नगर निगम मुख्यालय पहुंची है। जो है वो फाइलों को खंगालने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और फाइलों को एक एक फाइल को बारीकी से यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है कि किस फाइल में किस तरह की अनियमितता की गई है, कौन से ऐसी गड़बड़ियां हैं जिसके आधार पर अचलेश्वर मीणा ने अपने घूस कांड की फैक्ट्री जो है वो नगर निगम ग्रेटर के अंदर चला रखी थी। और इस घूस कांड की फैक्ट्री को ब्रेक करने के लिए जयपुर नगर निगम के जो आला अफसर है जिनके नाम इस फाइलों से जुड़े हुए उन पर पूछताछ की जानी है। अचलेश्वर मीणा का ये वही कमरा है जहां से अचलेश्वर मीणा तमाम फाइलों के ट्रांजैक्शन करता था। ये कुछ और फाइलें भी जो है वो तलब की है एसीबी ने। और ये देखिए आप, ये फाइलों के बस्ते जो हैं वो आपको नजर आएंगे। फाइलों के और बस्ते यहां पर मंगा लिए गए जिनको बैठ करके एसीबी की जो तमाम टीम के सदस्य हैं वो इनसे खंगालेंगे और खंगालने के बाद में ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो करप्शन जो है वो नगर निगम के अंदर चलाया जा रहा था। करप्शन का अड्डा जिसे नगर निगम ग्रेटर के अंदर बना हुआ था, लगातार इसको लेकर के लोगों ने मांग भी की थी कि नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंदर जो है वो करप्शन चल रहा है। लेकिन एसीबी ने तथ्यात्मक तरीके से जांच पड़ताल करते हुए अचलेश्वर मीणा को गिरफ्तार किया। साथ साथ में जो 2 अन्य ठेकेदार हैं जो दलाली का काम करते थे अचलेश्वर मीणा और अन्य अधिकारियों के लिए, उनको भी यहां पर जो ठेकेदार हैं उन्हें यहां पर हिरासत में लिया गया। बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर के जो आयुक्त हैं यज्ञमित्र सिंह और देव और तमाम और जो अधिकारियों और ठेकेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, उन्होंने किस तरह की कोई गड़बड़ी की, इन तमाम चीजों पर जांच पड़ताल करने के लिए एसीबी की टीम जो है वो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में लगातार सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और डीजीपी एमएल लाठर का बड़ा बयान सामने आया। 2020 की तुलना में 2021 में अपराध बढ़ा है। 11% अपराध में बढ़ोतरी हुई है। पूरे साल कानून व्यवस्था बेहतर रही। ऑल इंडिया लेवल पर 14% अपराध घटा है। 73 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला है। 67 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो 1 साल का लेखा जोखा डीजीपी की तरफ से। जो आपराधिक स्थिति है, यदि 2020 की तुलना में देखें तो वो अपराध बढ़ा हुआ है। उसमें करीब 11% की ओवरऑल बढ़ोतरी है। क्योंकि 2020 आपको ध्यान है कि कोरोना की वजह से एक यूनिक ईयर रहा है। इसमें काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन होने की वजह से सभी चीज़ें लॉकडाउन थी, उसमें अपराध भी शामिल था।
इस वजह से उसका अगर तुलना हम 2019 से करें तो ये करीब 0.5%, करीब 4.77 कम है 2021 का अपराध जो है। तो इसलिए वास्तविक अगर जो लेवल पर अपन इसकी तुलना करें तो 2019 से ये माइनस है, 4.77 माइनस होते हुए कमी दर्शाता है। और अभ्यर्थियों को आरपीएससी की बड़ी सौगात, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली का शुभारंभ। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने शुभारंभ किया। अभ्यर्थियों को अब पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी। हर भर्ती के लिए नहीं करना होगा बार बार आवेदन। कुमावत कमेटी की सिफारिशों पर अमल होगा। इस प्रणाली से आयोग और अभ्यर्थियों दोनों को फायदा पहुंचेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली का शुभारंभ हो गया है। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने शुभारंभ किया है। अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो एक ही परीक्षा के लिए बार बार आवेदन करते हैं, अब बार बार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आरपीएससी की बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस प्रणाली से आयोग और अभ्यर्थियों दोनों को फायदा पहुंचेगा। अभिजीत दवे अजमेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, अभ्यर्थियों के लिए यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के चलते उन्हें बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। अभिजीत, देखिए आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने। नए साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने तमाम लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है, क्योंकि हर बार अलग अलग भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग तरीके के आवेदन और उसमें दस्तावेजों के सत्यापन की एक तकनीकी अड़चनों से और जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता था, जिसमें न सिर्फ अभ्यर्थियों का बल्कि आयोग का भी काफी वक्त जो है वो इसमें बर्बाद हो जाता था। तो उस तमाम परिस्थितियों से निजात पाते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का सहारा लेते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू कर दी है। इसके तहत अभ्यर्थियों को अब हर अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग तरह से आवेदन करने की बाध्यता नहीं होगी। आयोग की ओर से एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के बाद एक यूनिक आईडी नंबर जो है वो अभ्यर्थियों को अलॉट कर दिया जाएगा। और अभ्यर्थी जो है कई बार ऐसा देखने में आया है कि एक अभ्यर्थी एक से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करता है, तो इस यूनिक आईडी नंबर के सहारे जो है अभ्यर्थी अब जो है जिसकी जो दस्तावेज हैं वो आयोग के वॉलेट में जो है वो सुरक्षित रहेंगे। और अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करने के दौरान जो है अभ्यर्थी को वो यूनिक आईडी जो है जो आरपीएससी की ओर से जनरेट की जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद में, उसके जरिए वो तमाम चीजें आ जाएंगी। और मोटे तौर पर क्या होता है आसिफ की अभ्यर्थी का नाम, माता पिता का नाम और दस्तावेजों में सबसे ज्यादा अड़चनें निकल के आती हैं। तो वो एक बार सुरक्षित रूप से जब आरपीएससी के डिजिटल लॉकर में सेफ हो जाएगी तो उसके बाद अभ्यर्थी को बार बार उन पेचीदगियों से नहीं गुजरना पड़ेगा और अलग अलग भर्ती के लिए सिर्फ उसको जो आवेदन शुल्क है वो और भर्ती परीक्षा के नाम के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है वो आज नए साल में आरपीएससी ने अपने अभ्यर्थियों को दी है। जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी मिली है। खालिस्तान समर्थकों ने यह धमकी दी है। इंग्लैंड के नंबर से फोन किया गया, सिखों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में मदद ना करें। यह सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फोन आया है जिसमें बताया जा रहा है कि यह फोन इंग्लैंड से किया गया है। खालिस्तान समर्थकों ने यह धमकी दी है कि सिखों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें पैरवी ना की जाए। करीब और 12:30 बजे करीब 2 कॉल्स मुझे आए हैं यूनाइटेड किंगडम के नंबर से, और वो रिकॉर्डेड वॉइस कॉल्स थे जिसमें ये बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिफ्रेन करें अपने आप को ये पिटीशन सुनने से जो पीएम मोदी की कैवलकेड को ब्लॉक किया गया है। और उस मैसेज में ये भी कहा जा रहा था कि वो जिम्मेदारी लेते हैं पीएम मोदी के कैवलकेड को ब्लॉक करने की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि इस चीज का संज्ञान लें, और मेरी तरह सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को ऐसे कॉल आए हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसका संज्ञान लिया जाए। और ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रिकॉशन डोज की।
राजस्थान सहित देश भर में आज 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के अलावा हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। स्लॉट बुक कर या फिर सीधे सेंटर में जाकर बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। बुजुर्ग जिन्हें गंभीर बीमारी है वो अपने डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज ले सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी प्रिकॉशन डोज लगवा ली है। उन्होंने राजभवन में वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाई। आज से प्रदेश भर में फ्रंट लाइन वर्कर्स समेत बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत हुई। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इसे काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने उम्मीद जताई है कि बूस्टर डोज के सहारे कोरोना के नए वेरिएंट से प्रदेश सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक भले ही नहीं है, लेकिन इस पर लापरवाही बरतना सही नहीं है। प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो चुकी है। फ्रंटलाइन वॉरियर हो या हेल्थ वर्कर हो या 60 साल से ऊपर आयु के लोग, राजस्थान में कुल 24 लाख लोगों को वैक्सीन जो है वो लगनी है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से तैयारियां आप लोगों द्वारा की गई है? 24 लाख लोगों को लगना है, तो कितनी जल्दी इन लोगों को आप डोज लगवा देंगे? जिन लोगों के 2 डोज लग चुकी, फ्रंटलाइन वर्कर हो या 60 साल से ऊपर वाला हो, सबको आज से प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया। सारे सेंटर वगैरह पर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। जहाँ जल्दी होगा जितना लोगों को मैसेज कर दिए सबको कि आपकी डोज ड्यू है, आप कल से लगाएं। निश्चित रूप से लोग इस कोरोना की मारामारी में निश्चित रूप से लोग आगे आकर, जैसे युवाओं ने अभी 15 से 18 साल वालों ने अच्छी तादाद में लगाई, आगे बढ़कर लगाई, जोश से लगाई, उसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर वाले हैं वो भी निश्चित रूप से डोज लगाकर अपने को सुरक्षित महसूस करें। सर, चूंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और राजस्थान के लगभग तमाम हिस्सों में नए केसेस जो हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये नॉर्मल है या फिर चूंकि इस वेरिएंट का पता नहीं है कब अलग रूप धारण कर ले और कब खतरनाक हो जाए? देखो, फिलहाल तो ये नॉर्मल है, पर ये कब रूप अपना बदल ले कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। इसलिए पूरी सावधानी पहले से की जा रही है। जो भी ओमिक्रॉन के केस है, हमने पिछली वीसी में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कहा था ओमिक्रॉन के केस ज्यादा कोई घातक नहीं, इसलिए इनको आप हॉस्पिटलाइज करने से छूट दे। तब उन्होंने कह दिया कि इनको घर पर भी रख सकते हैं। अच्छा। भारत सरकार से छूट आ गई। ओमिक्रॉन के जो पेशेंट है वो निश्चित रूप से अभी कोई हमारे प्रदेश में एक भी डेथ नहीं हुई, मेरे ख्याल देश में भी नहीं हुई। उदयपुर में एक डेथ हुई थी। नो, उदयपुर में वो ओमिक्रॉन से नहीं हुई है, वो ठीक होने के बाद नेगेटिव आने के 5 दिन बाद हुई है। इसलिए उसको 73 ईयर्स का था, ओल्ड था, इसलिए कह नहीं सकते पूरे देश में कहीं भी नहीं हुई अभी। इसलिए निश्चित रूप से पूरी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। ओमिक्रॉन से कोई खतरा नहीं है। पहले जो फर्स्ट लहर थी हमारी वो एक तरह से घातक थी, फर्स्ट और सेकेंड, वो बात नहीं है। अभी हॉस्पिटलाइज कोई होना नहीं चाह रहा, न हॉस्पिटल में कोई भर्ती है। पिछली बार तो मारामारी मची थी, गैस की भी, भर्तियों की भी, बेड की भी, डॉक्टर्स की भी, इलाज की भी। कोई स्थिति आज नहीं है। सामान्य तौर पर लोग घर पे ही आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। तो ये चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोरोना के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपनाना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में भी प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। जयपुर में फ्रंट लाइनर वर्कर्स के साथ बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जा रहा है। आज से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी जयपुर के भी तमाम सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वॉरियर, हेल्थ वर्कर और 60 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त गांधीनगर में चिकित्सा संस्थान पर हूं और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से कतारें लगी हुई है। और खास बात यह है कि बुजुर्ग जिनका समय जो है वो दूसरी डोज लेने के बाद 9 महीने का पूरा हो चुका है, वे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वो करा रहे हैं।
कुछ लाभार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, क्या आपने डोज लगवा ली है और किस प्रकार से आप लोग आगे आए और क्या मैसेज आया था, क्या रजिस्ट्रेशन कराया? राजस्थान गवर्नमेंट का मैसेज आया था 8 तारीख को कि आपका 10 तारीख का वैक्सीनेशन होने वाला है। तो हम बिल्कुल 9 बजे से हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने सुविधा दी है और बूस्टर डोज हमने लगवाया है। बूस्टर डोज किस प्रकार का मैसेज आया? ये देखिए, ये दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये सरकार की तरफ से मैसेज पहुंचा है। डियर सीताराम, यू आर एलिजिबल एंड मे अवेल प्रिकॉशन डोज ऑन 10 जनवरी। तो इस प्रकार के मैसेज जो है वो उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनका समय जो है वो पूरा हो चुका है और वो यहाँ पर पहुंचकर ये एक अच्छी सुविधा जो है वो दी गई ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। आमतौर पर इस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे डोज लेनी है नहीं लेनी है, तो इस प्रकार के मैसेज जो है वो पहुंच रहे हैं। अंकल, आपने डोज लगवा ली है, कितना जरूरी समझते हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से तेजी से फैल रहा है? जिस तरह से गाइडलाइंस आ रही हैं या जिस तरह से एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आ रहा है उसके हिसाब से ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमने पहले भी बताया कि हमने पहले मार्च के पहले हफ्ते में भी पहला डोज लगाया, अप्रैल के पहले हफ्ते में लगाया और 9 महीने पूरे होते ही हमने बूस्टर डोज पहले दिन ही लगा लिया है। तो हम इसको बहुत ज़रूरी समझते हैं हमारे हेल्थ के लिए कि बूस्टर हमारे को बहुत फायदा करेगा। बूस्टर डोज जो है वो फायदा करेगा और तमाम, चूंकि राजस्थान में ये फ्रंटलाइन वॉरियर हो, हेल्थ वर्कर हो या 60 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं, करीब 24 लाख ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो अब डोज जो है वो तीसरी डोज लगनी है। लेकिन 15 साल से 18 साल की आयु वर्ग के लोग हों या 18 साल से ऊपर आयु के वर्ग के लोग हों, उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो लगातार जारी है। और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है, क्योंकि देखिए कोरोना जो है वो फिर से फैला है। दूसरी लहर आई थी, उस दौरान भी देखने को मिला था कि उसके बाद जो है वो बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए निकले थे और इस बार तीसरी लहर में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोग अब फिर से जो है वो आगे आने लगे। जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए वो भी अब वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार सेंटर्स पर जो है वो उमड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच आज से तीसरी प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है। अजमेर में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने खुद सबसे पहले प्रिकॉशन डोज लगाकर इस अभियान का आगाज किया। आपको बता दें कि प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को लगाई जाएगी। अजमेर में कुल 51,380 पात्र लोग इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 15,174 हेल्थ वर्कर्स, 14,799 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 21,407 सीनियर सिटीजन शामिल हैं। आज कलेक्ट्रेट के राजीव गांधी सेवा केंद्र में फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। जो कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको तीसरी डोज प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। इसका शुभारंभ जिला कलेक्टर महोदय के टीकाकरण लगा करके किया गया है और अब सभी स्टाफ के कर्मचारियों को, कलेक्ट्रेट स्टाफ और एसडीएम और तहसील कार्यालय के स्टाफ को आज प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। मेरी सभी से अपील है कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स प्रिकॉशन डोज लगा करके और अपने आप को कोविड से बचाने के लिए तैयार करें। और जो भी इस प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं उन सभी से मेरी अपील है कि वे समय पर ये प्रिकॉशन डोज लगवाएं। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां गिरफ्त में आए मासूमों के सौदागर।